स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवा दिया है। कल मैंने आपको क्लास 7th के वीडियोस भेजे थे डेटा हैंडलिंग के, और उन वीडियोस में आपको जो टॉपिक कवर करना है वो है बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, डेटा क्या है, डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। क्या क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या होती है वर्टिकल लाइन, कैसे बार ग्राफ को कैसे समझते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे डेटा के स्केल को क्या हम सेट करते हैं, कैसे बार ग्राफ को डिज़ाइन करते हैं। ये सब चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हो, समझ सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग डेटा और ग्रुपिंग डेटा के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करो और कैसे आप लार्जर डेटा को ग्रुप्ड करके उसके कैसे आप टेबल को बनाओ, कैसे ग्राफ को ड्रॉ करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी पर्टिकुलर थिंग का जो डेटा होता है वो प्रिपेयर करा जा रहा होता है, तो उसके पहले इनिशियली वो डेटा एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलता है। जैसे कि आप कभी जैसे ये सेशन एडमिशन का चल रहा है, स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं बहुत सारे, तो इस समय डेटा को क्या कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है। कैसे आ रहा है, हम स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, वो फिलअप करते हैं, डिटेल भरते हैं, हर चीज़ फ़ोटो लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और अगर मान लो स्कूल में 1000 to 2000 एडमिशन हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, एक बहुत बड़ा बंडल तैयार हो जाएगा उन फॉर्म्स का। अगर हमें किसी का डेटा ढूंढना होगा, फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हम उन फॉर्म को ढूंढेंगे, हटाएंगे, देखेंगे, अलग अलग करेंगे। कोई फॉर्म अगर एक दूसरे से कहीं चिपक गया या फिर सट गया तो फिर हम उसको ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट लाइक दिस। किसी भी डेटा को फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसे हम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, आपका हर एक डेटा किस फॉर्मेट में सेट है, आपका नेम, फादर नेम, आपका क्वालिफिकेशन, आपका लोकेशन, मोबाइल नंबर, मदर नेम, सारी चीज़ें एक एक्सेल सीट में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ताकि जब उस फाइल को ओपन किया जाए तो पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट का डेटा मैं सर्च बार पे सर्च करके तुरंत फाइंड कर सकूं। तो स्टूडेंट ये से बोलते हैं किस डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले लेना। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट, जिसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। To organizing it, we need to draw the frequency distribution table for that unorganized data. So let us take the example. एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। A group of students was asked for their favorite subject. The results were as listed below, which is the most liked subject and the one least liked. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर किसी क्लास में मैं गया और मैंने आपकी क्लास में गया, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप मुझे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताओ, अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताओ। तो उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बहुत लोगों का पसंदीदा होगा, और एक ऐसा भी सब्जेक्ट होगा जो बहुत कम लोगों का पसंदीदा होगा, मीन्स उसको बहुत कम लोग पसंद करते होंगे, होगा ऐसा। तो अब वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सारे मैथ्स बोल दें या फिर सारे इंग्लिश बोल दें या फिर सारे आर्ट बोल दें, बट रैंडम फॉर्मेट में डेटा निकल कर रिजल्ट निकल करके आएगा। बट उस रैंडम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो उस ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक टेबल का यूज़ करते हैं, हम एक टेबल को बनाते हैं, जिस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होगे कि एक टेबल बनी हुई है। अब मैंने जो नीचे डेटा लिखा हुआ है आर्ट, मैथ्स, ऐसे डेटा आपने बोला, मैंने आपसे पूछा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सब ने धीरे 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 करके ऐसे बोला आर्ट्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, आर्ट, साइंस, मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथ्स, साइंस, आर्ट, ऐसे करके बोल दिया। अब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि हाँ कितने लोगों को साइंस पसंद है, कितने लोगों को आर्ट पसंद है, कितने लोगों को मैथ्स पसंद है या फिर कितने लोगों को साइंस पसंद है। तो यहाँ पर
मैं कंफ्यूज हो गया, बट मैंने उसको एक टेबल फॉर्मेट में सेट कर लिया, तो मुझे एक पर्टिकुलर नंबर समझ में आ गया कि हाँ, इतने स्टूडेंट को साइंस पसंद है, इतने स्टूडेंट को आर्ट पसंद है, इतने स्टूडेंट्स को मैथ पसंद है और इतने स्टूडेंट को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाई और सब्जेक्ट लिखा और नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट को क्या लाइक करता है, पसंद है। तो उसमें सब्जेक्ट में मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा और फिर आर्ट में मैंने चेक कर लिया, काउंट कर लिया कि आर्ट कितने लोगों को पसंद है। तो यहाँ 7 लोगों को आर्ट पसंद है, साइंस 5 को, मैथ 5 को और इंग्लिश 4 को। तो स्टूडेंट ये टेबल क्या बन गई, इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है स्टूडेंट, अब दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड दिस टेबल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं मीन्स दैट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री ऑकर। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर एंट्री ऑकर कर रही आ रही है, उसको, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस नंबर की, उस डेटा की, उस एंट्री की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, जितने टाइम वो रिपीट करेगी उसको उस पर्टिकुलर डेटा की एंट्री की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आर्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। साइंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, साइंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। मैथ्स कितनी है, 5। और इंग्लिश की कितनी है, 4। ठीक है, क्योंकि अब मैथ्स 5 टाइम ऑकर कर रहा है, 5 लोगों को पसंद है, आर्ट 5 लोगों को पसंद है, और जो आर्ट जो है 7 लोगों को पसंद है, और साइंस 5 लोगों को पसंद है, और इंग्लिश 4 लोगों को ही पसंद है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पसंद उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, जितना कम पसंद उसकी उतनी कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं ग्रुपिंग डेटा। तो स्टूडेंट ये जो डेटा था बहुत स्मॉलर डेटा था, इसको आपने काउंट करके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सेट कर लिया। बट अब ग्रुपिंग डेटा है, मीन्स एक ऐसा डेटा जो लार्जर डेटा है, थोड़ा बड़ा डेटा है, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग डेटा है क्या, द अबव डेटा इज़ वेरी स्मॉल। आपका जो ऊपर डेटा था वो बहुत स्मॉल था, बट व्हेन वी हैव अ डील विद अ लार्जर डेटा, फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained in mathematics by 60 students of a class 8th। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, क्लास 8th के 60 स्टूडेंट हैं जिनके मैंने मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए हैं, और वो मैथमेटिक्स के मार्क्स 50 में हैं। ठीक है ना, कितने में है, 50 में से मार्क्स हैं, और 60 स्टूडेंट हैं टोटल। तो मार्क्स आपके देखिए नीचे लिखे भी हुए हैं कि किसी का 20 है, 10 है, 30 है, 22 है, 33 है, 5 है, 12 है, 25 है। तो ये बहुत बड़ा डेटा हो गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर तो किसी की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगी नहीं, क्योंकि कोई नंबर रिपीट कर भी रहा होगा और कोई नहीं रिपीट कर रहा होगा, और अगर कर भी रहा होगा तो स्टूडेंट इसके लिए तो फिर 60 मीन्स कॉलम वाइज कितने नंबर बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे, और वो टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी, लगभग 1 से 2 पन्ने में आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाएंगे कैसे, इफ वी मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर अबव ऑब्जर्वेशन देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग। सो फॉर कन्वीनियंस, ईजी करने के लिए इसको हम वी मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ पर इन ऑब्जर्वेशन का ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक ग्रुप बना लेंगे 0 से 10, मतलब मीन्स 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं। उसके बाद 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 30 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और 40 to 50 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब हमें फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है, उस पर्टिकुलर ग्रुप की निकालनी है। यहाँ पर मार्क्स की फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इस वजह से, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकालना है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो आप टेबल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने टेबल ऑलरेडी इसको देख करके बना ली है। तो स्टूडेंट अगर आप चाहो तो मैं आज आपको फिलहाल एक एग्जांपल भी दूंगा जिसके थ्रू आप इसकी ग्रुपिंग डेटा को बनाओगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट टेबल बनाओगे और ग्राफ को भी बनाओगे। ठीक है, तो इस डेटा के थ्रू मैंने एक ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है, दिखाता हूँ आपको।
तो स्टूडेंट ये सामने आपके ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जिसमें हर एक ग्रुप की कुछ फ्रीक्वेंसी निकल करके आ रही है। उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट के उस बीच में मार्क्स हैं। तो 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट के। 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट के। 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 21 के। 30 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 19 स्टूडेंट के। 40 to 50 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 7 स्टूडेंट्स के। और 50 to 60 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं स्टूडेंट, 1। ठीक है ना, सिर्फ एक 50 और 60 के बीच में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे स्टूडेंट, तो ये टोटल आएगा 60 का। क्यों, क्योंकि यही तो स्टूडेंट है और आपने कितने स्टूडेंट का डेटा निकाला है, 60 स्टूडेंट का। ठीक है स्टूडेंट। अब दिस इज कॉल्ड द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इट हैज़ टू ड्रॉ अ ग्राफ। ये हमें क्या हेल्प करेगी, किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के थ्रू हमें जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि क्या आना चाहिए, कि जो ग्रुप है बनाया है मैंने 0 to 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसको हम बोलते क्या हैं। तो स्टूडेंट इनको हम क्या बोलते हैं, इन ग्रुप्स को बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप कब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो शायद आ भी सकता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो और उसको क्या करो, मेमोराइज। उसके बाद हेयर 10 इज कॉमन इन 2 इंटरवल। पहले तो 0 to 10 में 10 है और 10 to 20 में 10 है। उसके बाद आप देखोगे 20 में 20 to 30 में 10 है और 10 to 20 में 20 है और 20 to 30 में भी 20 है। तो दो में जो एक पर्टिकुलर नंबर है वो 2 क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो वो अगर नंबर उस डेटा में है तो हम किस क्लास इंटरवल में उसको काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से समझना। लिखा हुआ है हेयर 10 इज कॉमन इन 2 इंटरवल्स 0 to 10 एंड 10 to 20, बट वी विल टेक 10 इन 10 to 20 इंटरवल। हम जो 10 लेंगे, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो अगर किसी के मार्क्स 10 होंगे तो वो किस में, उसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस में काउंट होगी, 10 to 20 वाले इंटरवल में, ना कि 0 to 10 वाले इंटरवल में। ऐसे ही अगर किसी के मार्क्स 20 हैं तो 10 to 20 वाले इंटरवल में उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उसके मार्क्स किस में काउंट होंगे, 10 20 to 30 वाले इंटरवल में। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जो पहली वाला इंटरवल है, जो पहला इंटरवल है जिसमें जो डिजिट होगी, लिमिट होगी, वो अगर पहले आएगी उसमें ही उसको हम काउंट करेंगे, बाद वाले में काउंट नहीं करेंगे। 0 to 10 में 10 काउंट नहीं होगा, 10 to 20 में 10 काउंट होगा, 20 to 30 में 20 काउंट होगा, 30 to 40 में 30 काउंट होगा, 40 to 50 में 40 काउंट होगा, 50 to 60 में 50 काउंट होगा। ऐसे ही जो पहला वाला नंबर होगा उसको ही आप काउंट करोगे, बाद वाले में उसको आप काउंट नहीं करोगे। अब आते हैं कि जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल को बोलते क्या है। पहला नंबर, दूसरा नंबर ऐसे तो नहीं बोल सकते, इसका कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक वर्ड होगा। इसका वर्ड है कि जो पहला वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर, आप उसको बोलोगे, फर्स्ट नंबर इज लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलोगे, लोअर क्लास लिमिट। और जो सेकंड नंबर है उसको बोलोगे आप अपर क्लास लिमिट। लोअर क्यों, क्योंकि 0 छोटा है 10 बड़ा है, तो लोअर क्लास लिमिट, और 10 बड़ा है 0 से, इस वजह से अपर क्लास लिमिट। तो ये तो कॉमन सेंस है, समझ में आ जाना चाहिए। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 में जो पहला नंबर है वो लोअर क्लास लिमिट है और सेकंड नंबर अपर क्लास लिमिट है। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड विड्थ और द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब कहीं मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि व्हाट इज द विड्थ और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्या डेफिनेशन है। तो आप बोलोगे द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज नोन एज द विड्थ और साइज ऑफ द
क्लास इंटरवल। समझ में आ गया ना। तो ये पॉइंट्स आपको जो 4 पॉइंट है ये आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, शायद आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट, मेमोराइज इट। उसके बाद अब आते हैं इस फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आप कैसे ग्राफ को ड्रॉ करोगे। तो आपको सामने ग्राफ दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेना है ग्राफ पेपर में, बीच में नो कॉर्नर, नो अप, नो लो, नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली इन मिड। मिड में आप बीच में ड्रॉ करोगे। उसके बाद अब हॉरिजॉन्टल में आपको क्या लिखना है, वर्टिकल में क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही आप करोगे। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल किस चीज़ का है, किसका है, क्लास इंटरवल जो है वो आपका मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट का है, क्योंकि 0 to 10 क्या है, 10 to 20 क्या है, दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो आप हॉरिजॉन्टल में जैसे मैंने लिखा हुआ है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, आप ऐसे लिखोगे, और वर्टिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखोगे, क्योंकि वर्टिकल में आपका जो ग्राफ होगा, जो बार्स होंगे वो हाई जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, और बार जिसमें कम होगा उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो वर्टिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये चीज़ समझ लेनी, क्लास इंटरवल आप हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही लोगे इसमें ग्रुपिंग डेटा के लिए जब आप बार ग्राफ बना रहे होगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई गैप नहीं देना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में आपको क्या देना है, गैप देना है। तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं दे रहा है। 0 दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट आपको दिख रहा है, इस 0 से आपको स्टार्ट करना है। आपकी लिमिट भी 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो 0 से ही आप स्टार्ट कर दोगे। अब पहला इंटरवल क्या है, 0 to 10। तो स्टूडेंट आपको दिखा देता हूँ, 0 to 10 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन में कैसे डेटा को लिया हुआ है कि जो 1 बॉक्स है वो कितने स्टूडेंट के इक्वल मैंने मान लिया है, 2 स्टूडेंट के। तो उसके बीच वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, 1 स्टूडेंट की हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने 22 तक ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको 22 कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्या है, 21। तो आप 22 तक ड्रॉ कर लोगे तो आपका बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, 2 स्टूडेंट। तो 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 2। तो मैंने 2 तक हाइट को कर दिया। उसके बाद 10 to 20 के बीच में स्टूडेंट 10 आ रहे हैं, तो 10 तक मैंने हाइट को करा। उसके बाद 20 to 30 के बीच में स्टूडेंट आ रहे हैं 21। तो अब स्टूडेंट 20 और उसके ऊपर जो 5 वाली लाइन होती है बीच वाली, वो हो जाएगी 21। तो 21 ले लिया। उसके बाद 30 to 40 के बीच में 19, तो 20 के ऊपर वाली लाइन, और 20 के 18 के ऊपर वाली लाइन, और 20 के नीचे वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, 19 की। उसके बाद 40 to 50 के बीच में 6 के ऊपर वाली लाइन और 8 के नीचे वाली लाइन 7 हो जाएगी। और उसके बाद नीचे वाली दैट मीन्स बीच वाली लाइन, मिड वाली लाइन। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा मिड वाली लाइन कौन सी, बॉक्स के हर एक स्क्वायर बॉक्स के बीच में टोटल 10 लाइन्स होती हैं। उसमें डार्क लाइन एक ऊपर वाली होती है और सबसे नीचे वाली होती है और एक बीच वाली होती है। तो वो बीच वाली लाइन किसकी होती है, मिड लाइन। ठीक है, उस बॉक्स की मिड लाइन। तो वो मिड लाइन पे आपका 1 यूनिट चलेगा। ठीक है, उसके बाद 50 to 60 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट। तो आप 0 to 2 के बीच में 1 वाला लाइन ले लोगे। तो ये ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू आपने बार ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। तो अब ऐसे रिलेटेड, इसके रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो कि आपको बार ग्राफ में ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अच्छे से बनाना है और मुझे होमवर्क दिखाना है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।